हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी 247 में राजस्थान जिला दर्शन सीरीज़ में। दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन सीरीज़ में हम जयपुर संभाग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे बीकानेर संभाग। दोस्तों, बीकानेर संभाग में मुख्यतः 4 ज़िले आते हैं: हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर और चूरू। ये 4 ज़िले बीकानेर संभाग में आते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हनुमानगढ़ ज़िला। हनुमानगढ़ ज़िले के बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इनसे मिलिए। ये है पूजा जी, जिन्होंने आज के लिए जो कंटेंट तैयार किया है वो पूजा जी ने किया है हनुमानगढ़ ज़िले का। दोस्तों, गजब की बात, पूजा जी हनुमानगढ़ से रहने वाली है और इन्होंने अपने ज़िले को हर तरीके से बारीकी से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आज आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए हनुमानगढ़ जिला दर्शन। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमानगढ़ ज़िला पढ़ने से पहले अपने को हनुमानगढ़ ज़िले की स्थिति मैप में पता होनी चाहिए कि मैप में हनुमानगढ़ ज़िला कहाँ पे स्थित है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में आपसे डिस्ट्रिक्ट भी लोकेट करवा लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ऊपर ही ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्लू कलर से टिक किया हुआ है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है हनुमानगढ़। और जस्ट इसके ये गंगानगर, ये बीकानेर और ये चूरू, और ये पूरा मिला के कौन सा संभाग हो जाता है? बीकानेर संभाग। दोस्तों, ये इधर का आप जो हिस्सा देख रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा अपना? वो हो जाएगा जयपुर संभाग वाला। नीचे भरतपुर संभाग का थोड़ा हिस्सा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन हनुमानगढ़ ज़िले के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। और तो सबसे पहले देखते हैं हनुमानगढ़ ज़िले का क्षेत्रफल। हनुमानगढ़ ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? 12,645 वर्ग किलोमीटर। और इसका जनसंख्या कितनी है? 17,74,692। परिवहन कोड RJ31। यहाँ का शुभंकर कौन है? छोटा किलकिला। दोस्तों, इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा 2 राज्यों एवं 3 जिलों से लगती है। एक बार आप मैप में पुनः देखिए। दोस्तों, 3 ज़िले और 2 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे आपके सामने? आप वो देखिए। ये तो अपने 3 ज़िले हो गए। ये तो गंगानगर हो गया, ये हनुमानगढ़ बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ तो है ही, और ये चूरू जिला हो गया। ये तो 3 जिलों से इसकी सीमा लग गई। और दोस्तों, 2 राज्यों से कौन कौन से लगेगी? ऊपर से तो पंजाब से लगती है इधर से, और इधर से हरियाणा से लगती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हनुमानगढ़ जिले के बारे में। इसका अपवा जो क्षेत्र है वो कौन सी नदी बनाती है? घग्गर नदी। और यहाँ के वर्तमान कलेक्टर कौन है? श्री नथमल डिडेल हैं, और पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन जी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की प्रशासनिक इकाइयाँ। दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में 7 तहसील हैं, 7 ही पंचायत समिति हैं, और ये बीकानेर संभाग का भाग है। और यहाँ का जनघनत्व कितना है? 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हनुमानगढ़ का पुराना नाम क्या है? भटनेर। दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, हनुमानगढ़ का पुराना नाम भटनेर। हनुमानगढ़ को जिले का दर्जा कब मिला? 12 जुलाई 1994 को। दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब अपने राजस्थान में कितने ज़िले थे? 26। उसके बाद से लगातार जिलों का अपन ने निर्माण किया है। तो हनुमानगढ़ जिले का निर्माण कब हुआ? 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ को जिले का दर्जा दिया गया। अब दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हनुमानगढ़ जिले के बारे में। तो सबसे पहले, राजस्थान में खेल का सामान हनुमानगढ़ जिले में ही बनता है, यानी कि अपन की जो खेल सामग्री होती है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर हनुमानगढ़ जिले में पाए जाते हैं। दोस्तों, खच्चर एक घोड़ों की एक प्रजाति है, उसका सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ में स्वयं प्रवाहित क्षेत्रों में जल निकासी हेतु इंडो डच निकासी परियोजना नीदरलैंड के सहयोग से आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की गई। दोस्तों, ये आप याद करके चलिएगा, क्योंकि हनुमानगढ़ जिला स्वयं की समस्या से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। तो यहाँ पे जल निकासी हेतु इंडो डच जल निकासी परियोजना किस देश के आर्थिक सहयोग से स्टार्ट की गई है? नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से। दोस्तों, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके चलिए। हनुमानगढ़ जिले में तहसील सांगरिया में सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय स्थित है। यह संग्रहालय प्रसिद्ध शिक्षाविद केशवानंद जी की देन है। यानी कि संग्रहालय किसकी देन है? प्रसिद्ध शिक्षाविद केशवानंद जी की। हनुमानगढ़ में भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हनुमानगढ़ जिला प्राचीन सभ्यता की भूमि है। यहाँ पे कालीबंगा, हड़प्पा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता एवं टिब्बी, ये तीनों घग्गर नदी को छूती है। यानी कि यहाँ पे 3 प्रकार की सभ्यताएं मिली है: कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। और ये तीनों किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे हैं।
बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने मंगलवार के दिन बटनेर दुर्ग की बाटी राजपूतों से जीत लिया था, जिस कारण इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ गया। इसका नाम हनुमानगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि मंगलवार के दिन ही बीकानेर के शासक ने बाटी राजपूतों से इसको जीता था, और मंगलवार को अपन किस भगवान का दिवस मानते हैं? हनुमान जी का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को योध्य प्रदेश भी कहते हैं। दोस्तों, योध्य प्रदेश में 2 जिले शामिल हैं, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हनुमानगढ़ जिले में कुल 251 ग्राम पंचायतें हैं। रबी की प्रमुख फसलें यहाँ पे कौन कौन सी है? चना, सरसों, गेहूं, अरंड एवं तारामीरा। और खरीफ की नरमा, धान, कपास, ग्वार, मूंग और बाजरा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले की प्राचीन सभ्यताएं। दोस्तों, ये सभ्यताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से समझ के चलिएगा। कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, काली प्लस बंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों, काली से तो काला हो गया, और बंगा का मतलब क्या होता है? चूड़ियाँ, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काले रंग की चूड़ियाँ। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, काली बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियाँ। बंगा शब्द स्थानीय बागड़ी भाषा का है। ये जो बंगा शब्द है, जिसको अपन चूड़ियाँ बोलते हैं, ये स्थानीय बागड़ी भाषा का शब्द है। सबसे पहले इसके बारे में एलपी टेसिटोरी ने बताया था, यानी कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया? एलपी टेसिटोरी ने। और कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? 1951-52 में अमलानंद घोष द्वारा। और यहाँ पे जो उत्खनन कार्य हुआ कालीबंगा सभ्यता का, वो किसने किया? 1961-62 में ब्रजवाली लाल एवं बालकृष्ण थापड़ द्वारा। कालीबंगा एक त्रिस्तरीय, कांस्ययुगीन, मातृसत्तात्मक एवं एकल परिवार प्रणाली एवं नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, आगे देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। यह स्थान प्राचीन काल की नदी सरस्वती, जो कालांतर में सूखकर लुप्त हो गई है, के तट पर स्थित है। यह नदी अब घग्गर नदी के रूप में प्रवाहित होती है। इस सभ्यता में प्रथम बार शल्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त हुई है। कालीबंगा एकमात्र ऐसी जगह थी जहां लकड़ी की नालियां पाई गई। कालीबंगा की लिपि बुस्तोफिदन अभी तक पढ़ी नहीं गई है। कालीबंगा की लिपि भावचित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। प्रथम बार बलि देने की जानकारी भी कालीबंगा सभ्यता से ही मिलती है। दोस्तों, ये अपन कालीबंगा सभ्यता के कुछ बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, यानी कि कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं। तो दोस्तों, विशेषता में सबसे पहले आता है कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। कालीबंगा स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है, यानी कि स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा की सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकालीन थी। कालीबंगा में प्राप्त मोहरों की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा की सभ्यता में मिले हैं। विश्व का एकमात्र प्राचीनतम कृषि साक्ष्य ग्रिड प्रणाली के से समकोण दिशा में जुता हुआ खेत प्राक हड़प्पा बस्ती के दक्षिण पूर्व की ओर परकोटे के बाहर मिला है। इसमें गेहूं एवं जौ की फसल एक साथ बोई जाती थी। दोस्तों, विश्व का एकमात्र प्राचीनतम कृषि साक्ष्य ग्रिड प्रणाली समकोण दिशा में जुता हुआ खेत भी कहाँ पे मिला है? कालीबंगा सभ्यता में। और यहाँ पे गेहूं एवं जौ की फसल एक साथ बोई जाती थी। कालीबंगा सभ्यता की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि ऐसी और लिखी जाती है। कालीबंगा में जुते हुए खेत में 2 प्रकार के खांचे थे। इसमें जो कम दूरी का खांचा था उसमें तो चना, और अधिक दूरी के खांचे में सरसों की फसल बोई जाती थी। कालीबंगा सभ्यता के लोग शव को गाड़ते थे, यानी कि जमीन में गाड़ देते थे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कालीबंगा में भी रेत के टीले दिखाई देते हैं। पश्चिम में छोटा टीला जिसे गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है, पूर्व में बड़ा टीला जिसे नगर क्षेत्र कहा जाता है। कालीबंगा के कब्रिस्तान में गड्ढे में सिर उत्तर दिशा में रखकर टिकाया हुआ मिला है, यानी कि कालीबंगा का जो कब्रिस्तान था वहाँ पे सिर उत्तर दिशा में रखकर टिकाया हुआ एक शव मिला है। आगे दोस्तों, एक शव के साथ ताम्र दर्पण एवं कान के कुंडल भी मिले हैं। कालीबंगा से जाने वाली पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सड़कों की चौड़ाई 7.2 मीटर थी। कालीबंगा में भवनों के द्वार सड़कों पर नहीं खुलते थे, ये संभवतः गलियों की तरफ खुलते थे।
कालीबंगा में गली की चौड़ाई कितनी होती थी? 1.8 मीटर, यानी कि सड़कों की चौड़ाई तो 7.2 मीटर थी और गली की 1.8 मीटर। कालीबंगा में भवनों की छतें लकड़ी की बल्लियों तथा मिट्टी से बनाई जाती थी। कालीबंगा की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि बेलनाकार तंदूर है, यानी कि यहाँ पे जो मकान बनाए जाते थे उनकी छत तो मिट्टी और बल्लियों से, लकड़ियों की बल्लियों से बनाई जाती थी, और यहाँ की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? वो है तंदूर। दोस्तों आगे देखते हैं इसके बारे में। कालीबंगा में प्राप्त चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान है, यानी कि आज अपन जिसको तंदूर के रूप में देखते हैं वो वहाँ पे कालीबंगा में चूल्हे के रूप में अपन को प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड भी कालीबंगा में मिला है। मोहनजोदड़ो की भांति कालीबंगा में लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियां नहीं मिली, जिससे यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना का पता चल सके। कालीबंगा में तंदूरों की प्रथा का होना ईरान एवं पश्चिमी एशिया से इस सभ्यता का संबंध होने का द्योतक है। कुत्ता कालीबंगा सभ्यता का पालतू जानवर था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कालीबंगा सभ्यता का पालतू जानवर क्या था, तो हो जाएगा कुत्ता। आगे देखते हैं दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से जब अपने खुदाई की तो अपने को वहाँ से कौन कौन सी सामग्रियाँ मिली, उसके बारे में भी देख लेते हैं। मिट्टी से निर्मित केक, बैल की खंडित मूर्ति, तमड़े के मणके यानी कि आभूषण, शंख की चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी के खिलौने गाड़ी, हड्डियों से बनी सलाइयाँ, मिट्टी की गेंद, तांबे का परसू, मेसोपोटामिया की मोहर, ऊँट की अस्थियाँ और भग्न वेदिकाएँ और मृद भांड और पत्थर के सिलबट्टे। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली है अपने को? कालीबंगा सभ्यता से मिली है, जब अपन ने इसकी खुदाई की तब। आगे देखते हैं दोस्तों, पीलीबंगा भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक नगर है। पीलीबंगा पंजाबी भाषा का शब्द है जो पीली प्लस बंगा यानी कि पीले रंग की चूड़ियाँ से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पीले रंग की चूड़ियाँ, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है पीली प्लस बंगा। यहाँ से ईंटों का कुआं मिला है। यहाँ एक साइट म्यूजियम भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं रंगमहल सभ्यता। इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में 1952 से 1954 में एक स्वीडिश दल द्वारा किया गया। यह गुरु शिष्य की मूर्ति भी लगी हुई है, यानी कि रंगमहल में गुरु शिष्य की मूर्ति लगी हुई है। दोस्तों अगला है हनुमानगढ़ जिले के दार्शनिक स्थल। यहाँ पे कौन कौन से दर्शनीय योग्य स्थल हैं? दोस्तों पहला है बटनेर दुर्ग, दूसरा है गोगामेड़ी, तीसरा है माँ ब्राह्मणी का मंदिर, और चौथा है माँ भद्रकाली मंदिर, पांचवा है शिला माता या पीर, और छठा है गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब। ये यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। तो आइए दोस्तों अब एक एक के बारे में अपन विस्तार से पढ़ लेते हैं। कि सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग की नींव 298 ईस्वी में बाटी शासक भूपत द्वारा रखी गई। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं प्रथम दुर्ग। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम दुर्ग कौन सा है, तो वो हो जाएगा बटनेर दुर्ग। यह दुर्ग मिट्टी और छोटी एवं पतली ईंटों से तैयार किया गया है। इसके अंदर आज भी शेर खान की कब्र है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी पर हुए। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए, तो वो हो जाएगा बटनेर दुर्ग पर। बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन भाटियों से इसे जीता था। यानी कि बटनेर दुर्ग को भाटियों से बीकानेर शासक ने कब जीता? मंगलवार के दिन जीता था। बटनेर किला उस जमाने का एक मजबूत किला माना जाता था। यहाँ तक कि तैमूर ने अपनी जीवनी तुजुके तैमूर में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। दोस्तों ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैंने इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। यह कथन किसका है? अगर आपसे किसका पूछा जाए तो वो हो जाएगा तैमूर का। और पूछा जाए कि उन्होंने कहाँ पे लिखा है, तो उन्होंने अपनी जीवनी तुजुके तैमूर में लिखा है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस दुर्ग के लिए कहा गया है, तो वो हो जाएगा बटनेर दुर्ग। देखिए दोस्तों एक लाइन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे से समझिए ना। इसके ऊंचे ढलान एवं दरबार तक घोड़ों के जाने के लिए सकड़े रास्ते बने हुए हैं। यह दुर्ग राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहलाता है। दोस्तों ये आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? दोस्तों ये है अपना बटनेर दुर्ग। ये आप डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, बटनेर दुर्ग ऐसा दिखता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन दूसरा गोगामेड़ी। यह गोगामेड़ी गांव नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। इसमें राजस्थान के लोक देवता श्री गोगा जी की समाधि स्थित है। गोगा जी को सर्पों का देवता और जाहर पीर भी कहा जाता है।
गोगा मेडी को धुरमेडी भी कहा जाता है। दोस्तों आप इसको याद करके चलेंगे कि गोगा मेडी को दूसरा नाम क्या है, धुरमेडी। इस पर भाद्रपद शुक्ल नवमी यानी कि गोगा नवमी को मेला आयोजित होता है। इसका निर्माण फिरोज खान तुगलक द्वारा करवाया गया था। इसके द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, गोगा मेडी का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे किसकी आकृति बनी हुई है, बिस्मिल्लाह जी की आकृति बनी हुई है। और यहाँ पे मेला कब आयोजित होता है, गोगा नवमी को। अगला है दोस्तों, यहाँ पर हिंदू एवं मुस्लिम दोनों सभ्यता के पुजारी बैठते हैं। इनकी पूजा 11 माह तक तो मुस्लिम जाति के लोग करते हैं, 1 माह हिंदू पुजारी करते हैं। यहाँ पर यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्म के श्रद्धालु आते हैं। यह हिंदू एवं मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है। इनका मंदिर मकबरे नुमा आकृति में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, गोगा जी का मंदिर किस आकृति में बना हुआ है, मकबरे नुमा आकृति में। यहाँ पे मेला कब आयोजित होता है, गोगा नवमी को। ये आप दोस्तों देख भी सकते हैं, गोगा मेडी हनुमानगढ़ नौहर जिले में स्थित है। माँ ब्राह्मणी मंदिर, इनका मंदिर पल्लू गांव हनुमानगढ़ में स्थित है। ब्राह्मणी माता का मंदिर 700 साल पुराना बताया जाता है। यह मंदिर चारों ओर से ऊंचे प्रकोष्ठों से घिरा हुआ है। इस मंदिर में सबसे खास बात ये भी है कि इस मंदिर में 400 साल से अखंड ज्योति जली आ रही। दोस्तों अगला है, माता ब्राह्मणी को सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की शक्ति के रूप में भी माना जाता है। इनकी कल्पना 4 सर और इनके 4 भुजाओं के रूप में की जाती है। प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी व नवमी को माँ ब्राह्मणी का मेला आयोजित होता है। दोस्तों ये माँ ब्राह्मणी का मंदिर है जो पल्लू गांव हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला है माँ भद्रकाली मंदिर। यह माँ भद्रकाली का मंदिर अमरपुरा गांव जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर की दूरी पर अमरपुरा गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर नरेश महाराजा राम सिंह ने करवाया था। यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रसाद के रूप में बकरे की बलि एवं शराब चढ़ाई जाती है। भद्रकाली माँ की मुख्य प्रतिमा माँ काली की है। यहाँ हर साल चैत्र नवरात्र में शुक्ल अष्टमी व नवमी को अद्भुत मेले का आयोजन होता है। माँ भद्रकाली के मंदिर में मेले का आयोजन कब होता है, चैत्र नवरात्र में शुक्ल अष्टमी व नवमी को। दोस्तों ये आप देख सकते हैं माँ भद्रकाली मंदिर जो कि हनुमानगढ़ जिले के अमरपुरा गांव में स्थित है। अगला है दोस्तों शिला माता या पीर। शिला माता का मंदिर हनुमानगढ़ टाउन में स्थित है। कहा जाता है कि माता का मंदिर स्वरूप लगभग 600 वर्षों पूर्व घग्गर नदी की बाढ़ में बहकर यहाँ आया था और यहाँ पर रुक गया था। इस पर गुरुवार के दिन कच्चा दूध व नमक और झाड़ू चढ़ाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इनकी शिला माता के मंदिर में गुरुवार के दिन कच्चा दूध, नमक और झाड़ू चढ़ाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। गुरुवार के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। यह मुसलमानों में शिला पीर एवं हिंदुओं में शिला माता के रूप में जाना जाता है। यह भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव है। यानी कि यहाँ पर भी हिंदू एवं मुस्लिम दोनों जाति के लोग पूजा करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं शिला माता, जिसे हिंदुओं में शिला माता और मुस्लिमों में शिला पीर कहा जाता है। अगला है गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब। भाई सुखा सिंह व भाई मेहताब सिंह ने गुरुद्वारा हरमिंदर साहब अमृतसर में मस्सा रंगन का सिर कलम कर बूढ़ा जोड़ लौटते समय इस स्थान पर रुककर आराम किया था और यहाँ पे आज गुरुद्वारा का निर्माण हो चुका है। अगला है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख नदियाँ। तो पहली नदी हो जाएगी घग्गर नदी। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है राजस्थान राज्य की। प्राचीन नाम सरस्वती, मृत नदी, नट नदी, पाट, सोतर, नाली। इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है तो वो जाएगा घग्गर नदी को। पाकिस्तान में इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, हकरा। उद्गम कहाँ से इसका, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला की कालका की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वतमाला की कालका की पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों, और इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। और आप इसके प्राचीन नाम भी याद रख के चलिएगा। पहले यहाँ पे दोस्तों सरस्वती नदी बहती थी जो कि सूख गई थी। आज उसी का नाम घग्गर नदी के रूप में परिवर्तित हुआ है। दोस्तों अगला है हनुमानगढ़ में, राजस्थान में हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। ये नदी कहाँ से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से। इसका अंतिम गंतव्य स्थान क्या है, फोर्ट अब्बास जो कि पाकिस्तान में स्थित है।
तलवाड़ा झील का निर्माण घग्गर नदी से ही होता है। यह राजस्थान की सबसे नीचाई पर स्थित झील है। दोस्तों ये आप याद रख के चलेगा एग्जाम में, राजस्थान की सबसे नीचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो वो जाएगी तलवाड़ा झील। और इसका निर्माण कौन सी नदी से होता है, घग्गर नदी से। अगला है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कालका माता सुनारों की कुलदेवी है, जिसका मंदिर पल्लू गांव हनुमानगढ़ में स्थित है। दोस्तों सुनारों की कुलदेवी कौन है, कालका माता। राव जैत सिंह या जय सिंह की छतरी बटनेर हनुमानगढ़ में स्थित है। राठ क्षेत्र दोस्तों हरियाणा, हनुमानगढ़ का हरियाणा की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र, जैसे अलवर और भरतपुर जिले का भी है, वैसे ही इसका हनुमानगढ़ जिले का भी दोस्तों हरियाणा की सीमा से जो क्षेत्र लगता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, राठ क्षेत्र। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला है दोस्तों कबूतर सिंह साहिब गुरुद्वारा नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। दोस्तों मासीता वाली हेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जगह मासीता वाली हेड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों जब अपन सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे राजस्थान की, तो उसमें अपन इंदिरा गांधी नहर को विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, ये राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, नहर सिंचाई परियोजना। कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। और ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, मासीता वाली हेड से। अगला है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की अन्य प्रमुख जल परियोजनाएं। तो पहली है राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना। सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजस्थान को रावी और व्यास नदियों से प्राप्त जल में से 0.47 MAF पानी मिलता है, यानी कि जो टोटल पानी मिलता है राजस्थान का, उसका 0.47% हनुमानगढ़ जिले में राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना को मिलता है। कहाँ से, रावी और व्यास नदियों से। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर का शुभारंभ 5 अक्टूबर 1989 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा भिरानी गांव हनुमानगढ़ में किया था। यानी कि इसका शुभारंभ कब हुआ, 5 अक्टूबर 1989 को। और किसने किया, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा। और कहाँ पे हुआ, भिरानी गांव हनुमानगढ़ में। इस परियोजना का प्रारंभ यूरोपियन आर्थिक समुदाय के आर्थिक सहयोग से किया गया, यानी कि इसमें आर्थिक सहयोग किसने प्रदान किया, यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने। दोस्तों और देखते इसके बारे में। इस परियोजना का लोकार्पण 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी द्वारा भिरानी गांव में किया गया। यानी कि इसका जो लोकार्पण किया गया है, यानी कि ये जब शुरू हुई, यानी कि बनकर पूरी हो गई, तो लोकार्पण हुआ तो 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी जी द्वारा भिरानी गांव में किया गया। इस परियोजना की कुल लागत है 268.29 करोड़ रुपए है। राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर सिंचाई नहर में पानी बाखड़ा नांगल हेडवर्क से बाखड़ा मुख्य नहर, पंजाब राज्य से गुजरते हुए फतेहाबाद शाखा व किशनगढ़ उपशाखा हरियाणा के समांतर नहर द्वारा लाया जाता है। यानी कि इसमें जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, बाखड़ा नांगल बांध से, अगर अपन सीधे शब्दों में समझे तो। ठीक है दोस्तों, इस परियोजना से हनुमानगढ़ एवं चूरू को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले को पेयजल सिंचाई सुविधा किससे उपलब्ध हो रही है दोस्तों, इसी से, यानी कि राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना से। अगला है दोस्तों गंदेली सहवाल लिफ्ट नहर, और ये कहाँ पे स्थित है, ये नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक लिफ्ट नहर है, जिसका वर्तमान नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। दोस्तों ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे दोनों नाम पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब अपन राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपन इंदिरा गांधी नहर भी पढ़ेंगे। जब अपन इंदिरा गांधी नहर पढ़ेंगे तो अपन उसकी लिफ्ट नहर के बारे में भी दोस्तों विस्तार से पढ़ेंगे। तो अपन वहाँ पे देखेंगे कि इनके वर्तमान नाम क्या है और पहले इनके नाम क्या थे। आपसे एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, दोनों तरह से आपसे नाम पूछे जाते हैं। तो आप याद रखे चलेगा, इसका वर्तमान नाम क्या है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। प्राचीन नाम था गंदेली सहवा। गंदेली सहवा लिफ्ट नहर बाखड़ा नहर से हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। इसी नहर पर आपनी योजना के द्वारा हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू को पेयजल की सुविधा प्रदान की जा रही है। दोस्तों ये था हनुमानगढ़ जिले के बारे में। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हनुमानगढ़ जिले के बारे में अगर हमसे कोई जानकारी छूट गई हो तो। दोस्तों अब अपन देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने आपके साथ 2 क्वेश्चन शेयर किए थे, आज हम आपको उनका आंसर बताने वाले हैं। तो पहला है इंडो डच जल निकासी योजना किस देश के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही है। तो दोस्तों आप बताइएगा, आज के लिए ये क्वेश्चन है, आप बताइएगा किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है।
और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है। हम आपको इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताएंगे। अब दोस्तों ये हैं प्रीवियस डे क्वेश्चन, जब हमने आपको पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन दिए थे। तो झुंझुनू जिले को धूम्रपान रहित शहर कब घोषित किया गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 31 मई 2007 को। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, शेखावटी प्रदेश में जल आपूर्ति हेतु आपनी परियोजना किस लिफ्ट नहर पर चलाई जा रही है। तो ये हमने आपको बताया था अभी, गंदेली सेवा लिफ्ट नहर पर। तो दोस्तों ये था हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अगर दोस्तों आप लोगों की और कोई क्वेरी हो, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको उस टॉपिक को फिर से क्लियर करेंगे और